Hello everyone, welcome back in my channel Bright Physics. My name is Atul Soni and in the today's session I am going to start the part 2 of lecture number 2 electrostatic, in which I will be discussing about some important points related to the Coulomb's law. सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी तक शेयर करें। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको देखा था। और स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों के एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने देखा था। चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उसके साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर दो चार्ज का हम लोग कंसिडरेशन करते हैं Q1 Q2, ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, लेट अस सपोज दिस इज F। तो ये जो F की डायरेक्शन है, ये F की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इन दो चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी। सो हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ कोलम्बियन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज always along the line joining the charges। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि कूलम फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो जो चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी, चार्ज को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो कूलम्स लॉ है क्या वो हर जगह वैलिड है, तो आंसर है नहीं। कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस टू द कूलम्स लॉ। वो क्या है लिमिटेशंस, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि जो कूलम्स लॉ है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन ये है कि सर पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज हम किसे बोलेंगे, क्या सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोला जाएगा या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसमें हम लोग चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या है लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, इट इज़ वैलिड only for पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लीकेबल है ये। ठीक है। सपोज कंसिडर टू चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, दो चार्ज को कंसिडर किया। सपोज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज R। ठीक है, अब अगर ये दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन मैंने कंसीडर किया है R, अगर ये सेपरेशन इतना ज़्यादा हो कि उसके कंपैरिजन में इस चार्ज का जो साइज है वो बहुत छोटा है, ऐसे केस में ये जो चार्ज होंगे इसको बोला जाएगा पॉइंट चार्ज। मैंने क्या बोला, इफ़ साइज ऑफ चार्ज इज वेरी मच स्मॉलर देन सेपरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो अगर साइज ऑफ चार्ज वेरी मच स्मॉलर देन सेपरेशन है तो ऐसे केस में कूलम्स लॉ हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसे केस में कूलम्स लॉ हमारा वैलिड होगा। बट अगर मान लेते हैं कि जो साइज ऑफ चार्ज है वो इन दोनों के बीच की सेपरेशन के कंपेरेबल है, तो ऐसे केस में हमारा ना तो ये पॉइंट चार्ज कहलाएंगे और ना ही कूलम्स लॉ वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वी हैव टू चार्जेस
ठीक है, मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है। सपोज़ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर के ऑर्डर में है, कुछ भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी। और अगर मान लेते हैं कि जो ये इनके जो पॉइंट चार्ज है, इनका जो साइज़ है, मान लेते हैं ये स्पेरिकल शेप में चार्ज हैं, और अगर इनका जो रेडियस है इस चार्ज का, अगर इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं कि ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है। कितने का? माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है, सॉरी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का, ठीक है। तो अगर ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है तो आप खुद समझ सकते हो कि ये सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में जो सेपरेशन है वो सेंटीमीटर में है और रेडियस माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटी है, बहुत स्मॉलर है। तो इस केस में ये जो चार्ज होगा, ये पॉइंट चार्ज कहलाएगा। इस केस में ये जो चार्ज होगा ये पॉइंट चार्ज होगा, और इस केस में जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो क्या होगा? वो वैलिड होगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। बट मान लेते हैं कि यही चार्ज हम लोगों ने जो कंसिडर किया है, सपोज़ कि ये सेंटीमीटर के ऑर्डर का हो, जैसे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एटसेट्रा, और ये जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है ये भी मान लेते हैं सेंटीमीटर के ऑर्डर की है। तो इस केस में ये जो चार्जेस हैं, इट इज़ नॉट द पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो द कूलम्ब्स लॉ इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? नॉट वैलिड होगा। तो ये पॉइंट्स हमेशा हमें याद रखने हैं। इस केस में कूलम्ब्स लॉ हमारा सही रिजल्ट्स नहीं देगा। उसके रीजंस ये हैं कि ये जो चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि इनके सरफेस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, इधर भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज चूँकि ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन से जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं ये डिस्टर्ब होंगे, और ये हो सकता है इधर से शिफ्ट हो जाएं। इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन से हो सकता है इसके पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हो जाएं। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं वो डिस्टेंस एक्चुअल में होगी ही नहीं, क्योंकि मान लेते हैं, जैसे सपोज करिए इस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमने तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है, लेकिन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जो इसका सेंटर है, अगर हम इसके पूरे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लें तो इसका सेंटर थोड़ा सा तो शिफ्ट हो जाएगा ना इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हमने तो डिस्टेंस कहाँ से लिए? यहाँ से, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, बट एक्चुअल में तो इसका सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, इसलिए ये सही रिजल्ट यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ नहीं देगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है सिर्फ किस केस में? पॉइंट चार्ज के केस में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज के केस में। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके अलोंग में जो डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में हमारा जो कूलम्ब फोर्स है वो एक्ट करता है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है लिमिटेशंस, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो लिमिटेशंस में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिमिटेशंस में जो सेकेंड पॉइंट है ये है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज, ठीक है। जो कूलम्ब्स लॉ है वो स्टैटिक चार्ज के लिए ही वैलिड है। अब देखिए, अगर केवल इस स्टेटमेंट को आप याद रखते हैं तो शायद आप हमेशा मिस्टेक कर दें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल इतनी ही स्टेटमेंट्स को याद रखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टैटिक चार्ज। इतने से स्टेटमेंट को याद रखने से हो सकता है वो कहीं ना कहीं गलतियाँ कर दें, और करते भी हैं। तो देखिए, इसमें कंप्लीट बातें हमें क्या याद रखनी है, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज है हमारे पास, Q1 और Q2, ठीक है। मैंने क्या बोला? कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड है किसके लिए? स्टैटिक चार्ज के लिए। और अगर यहाँ पर ये दोनों चार्ज स्टैटिक हैं, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, नो डाउट यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ तो हमारा वैलिड है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या है यहाँ पर? वैलिड है। चलिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो दोनों चार्ज हमने कंसीडर किया है, Q1 एंड Q2, ये अब स्टैटिक ना हो करके
क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये चार्ज कैसे हैं, मूविंग है। ठीक है, ये भी चार्ज कैसा है, मूविंग है। ठीक है, देखो इस केस में क्या होगा, क्या यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, तो आंसर है नो। यहाँ पर अब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, ये दो केस तो सबको समझ में आता है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो इसके एक्सप्लेनेशन में दो बातें, बेसिक बातें, उसको थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से नॉट वैलिड है। देखिए, कुछ बातें हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि जैसे अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हालांकि हम लोग फील्ड का डिस्कशन अभी हम लोग बाद में करेंगे और डिटेल एनालिसिस करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की, बट अभी थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोग करेंगे। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर हमारा चार्ज मूविंग है तो मूविंग होने के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, ये चार्ज Q1 है, मूविंग है, तो अगर ये मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दिस Q2 चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, ये भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस Q2 पे फोर्स निकालना चाहता हूँ, अगर हमें इस Q2 पे फोर्स निकालना है तो हम Q2 पे फोर्स कैसे निकालेंगे, इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस Q1 के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या इस Q2 में फोर्स लगेगा। तो एक बात हमें और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और वो मूविंग है तभी उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और वो मूविंग है तभी उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है बट वो मूविंग नहीं है, वो रेस्ट पे है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। याद रखिएगा इस बात को। तो अगर मैं Q2 की बात करूँ तो Q2 एक तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और Q1 के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से Q2 Q1 के मैग्नेटिक फील्ड में है और Q2 मूविंग भी है, इसलिए Q2 पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं देन इट विल नॉट गिव द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज हियर द फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स, और कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो तो सिर्फ अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर हमें सही रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अगर चार्जेस हमारे मूविंग हैं तो कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड नहीं है। लेकिन कंडीशन, दोनों चार्ज इस रेस्ट पे हैं, स्टैटिक हैं तो वैलिड, अगर दोनों मूविंग है तो नॉट वैलिड। अब ये इंपॉर्टेंट जो तीसरा केस है वो ये है कि मान लेते हैं कि चार्ज हमारा यहाँ पर एक है Q1, ठीक है, और है यहाँ पर Q2, ठीक है। सपोज Q2 कहाँ पे है, रेस्ट पे, और Q1 मूविंग है। Q1 क्या है, मूविंग है। इस केस में क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट केस है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ये वाली बात याद होती है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टैटिक चार्ज। यस, ये बात भी करेक्ट है, लेकिन ये बात करेक्ट तब है जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टैटिक चार्ज। इस Q1 के वजह से अगर हमें इस Q2 पे फोर्स लगाना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q1 के पास, Q1 कैसा है, मूविंग है, और अगर Q1 मूविंग है तो Q1 प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स इसमें आएगा जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखिए Q1 की मैग्नेटिक फील्ड में तो है Q2, बट Q2 रेस्ट पे है, और अगर Q2 रेस्ट पे है तो Q2 पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, एंड हेंस द कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड हियर। और अगर हम बात करें Q1 की, तो देखिए Q2 के पास, Q2 रेस्ट पे है, Q2 सिर्फ एक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा Q1 पे, तो हम लोग यहाँ पर भी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई लगा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इस केस में हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। तो अगर चार्ज हमारा एक रेस्ट पर है तो भी हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या है, वैलिड है। तो एक्चुअल में जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है, ये स्टेटमेंट उसके लिए बोला गया, जैसे मैं बात करता हूँ किसी चार्ज की,
तो किसी भी चार्ज में अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या कुलम्बियन फोर्स कैलकुलेट तभी करेंगे जब वो चार्ज रेस्ट पे होगा। अगर वो चार्ज मूविंग है तो उस केस में हम लोग को जो हमारा ये कुलम फोर्स है ये सही रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, लिमिटेशंस क्या क्या है कुलम्स लॉ में, इट इज़ ओनली फॉर द वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। और सेकंड हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये स्टैटिक चार्ज के लिए ही वैलिड है, लेकिन स्टैटिक चार्ज में जो कंडीशंस है इस कंडीशंस को आप याद रखिएगा। इस कंडीशंस को A, B एंड C करके हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। पक्का आपको कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ये कम्पिटिटिव बिहार पर ये सारी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा वो है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम। अब हम लोग देखने वाले हैं जो कुलम्स लॉ हम लोगों ने डिराइव किया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशंस है, अगर हम लोग ये एक्सप्रेशंस किसके लिए वैलिड है, किसके लिए डिराइव किया गया है, और अगर हम लोग इस फोर्स को ये देखें कि ये जो चार्जेस हम लोग कंसीडर किए थे Q1 और Q2, अगर इन चार्ज को हम लोग किसी मीडियम पे रखते हैं तो क्या इस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स में क्या कोई चेंज आता है, और अगर आता है तो वो कौन से चेंज है और कौन से फैक्टर्स हैं मीडियम के जो इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम। फोर्स डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम। चलिए, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, यहाँ से शुरू करते हैं। इफ़ वी हैव अ टू चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड दीज चार्जेस इफ़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R टू ईच अदर, अगर ये दोनों चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इस केस में जो हम लोगों ने फोर्स डिराइव किया था वो था F = 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। करेक्ट, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखिएगा, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एक्चुअल में ये परमिटिविटी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये परमिटिविटी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब कुलम्ब ने इस एक्सप्रेशन को दिया था तो उसने मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि यहाँ पर जो मीडियम है वो या तो एयर होगा और या तो वैक्यूम होगा। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा जो डिफाइंड है वो एयर या फिर वैक्यूम के लिए है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए अब एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द चार्जेस, इफ़ दीज टू चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख देता हूँ तो क्या होगा कि जो इस चार्ज ने जो एक्सपीरियंस किया फोर्स, अभी मान लेते हैं कि ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, F। ठीक है, अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बट जैसे ही हम लोग इस दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख देते हैं, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, और ऐसा देखा गया कि अगर हम लोग इस चार्ज को मीडियम में रख देते हैं तो जो चार्ज है वो अब उस मीडियम में जाने के बाद
वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस वाले फोर्स से कम होगा, यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस जो हुआ चार्ज को वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि अभी क्या है, ये वैक्यूम या फिर एयर में रखा हुआ है, और सेकंड केस में हम लोग मान लेते हैं कि अब हम लोग इस चार्ज को, इस दोनों चार्ज को सेम सेपरेशन पर रखे हुए ऐसे उठा करके उस सेटअप को किसी मीडियम में रख देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में अब क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। मीडियम कैसा भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या कोई भी मीडियम हो सकता है, यानी ये अब या ना तो एयर में है और ना ही वैक्यूम में है, ये किसी न किसी मीडियम में है। हो सकता है कि ये सेटअप को उठा करके हम वाटर में रख दें, सपोज़ कोई भी मीडियम हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम में हम लोगों ने इस सेटअप को उठा करके रख दिया। ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट बोला, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट ये बोला है कि दिस टू चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज़ रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये जो Q2 है, इसको जो चार्ज, इसको जो फोर्स लग रहा होगा वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। और अगर इन दोनों का फोर्स रिड्यूस होगा तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जो फोर्स, ये जो चार्ज है अभी जो r डिस्टेंस पे है, तो अगर इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो अगर कम हो गया तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। देखो पहले तो ये यहाँ पर था, ठीक है ना, अभी इस पर F फोर्स लग रहा था। अभी क्या हुआ कि अब इसमें जैसे ही ये पूरा सेटअप मीडियम में आया तो अब इसमें कुछ फोर्स जो लग रहा है वो कम लग रहा है। तो अगर कम फोर्स लग रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया हो अपने प्लेस से, है ना, हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये यहाँ पर देखने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्चुअल में वो जो फोर्स है वो फोर्स अब कितना लग रहा होगा, और जो फोर्स लग रहा होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है एक्चुअल में वो क्या है। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि जैसे ये Q2 इसमें आया, अगर मैं पूछूं कि इस Q2 पे फोर्स कितना लग रहा है, तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला कि इफ़ द चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 इज़ रिड्यूस्ड। तो क्या अब जो इस पे फोर्स लग रहा होगा Q1 के वजह से, ध्यान से सुनिएगा, Q1 के वजह से वो क्या वो F होगा या F से कम हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वो F से कम होगा। ये जो फोर्स यहाँ पर जो लगेगा Q2 पे Q1 के वजह से F से कम होगा, क्योंकि मैंने तो यही स्टेटमेंट बोला कि अगर चार्ज को किसी सेटअप में ले जाके हम रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तो उनमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि जब भी हम चार्ज को उठा करके मीडियम में रख दें तो मीडियम में रखने पर जो Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स है वो कम हो जाएगा। वो कम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Q1 के वजह से Q2 पे फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था F। ठीक है, यही इस कॉन्सेप्ट की खास बात है। पहले इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, F। यानी अगर मैं बात करूं Q2 पे Q1 के वजह से फोर्स कितना लग रहा है, F। अभी भी मीडियम में रखने के बाद भी अगर मैं बात करूं Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो येस इट इज़ करेक्ट, Q1 की वजह से अभी भी F लग रहा है। तो ये फोर्स कम कैसे हुआ। अब देखिए, मैंने करेक्ट जो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला उसको ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला इफ़ दिस टू चार्जेस आर केप्ट इन सम मीडियम then the force experienced by the charge is reduced, but the interaction between Q1 and Q2 will not change, it will remain same। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फुल स्टेटमेंट कि अगर हम चार्ज को वैक्यूम या एयर से उठा करके किसी मीडियम में रख देते हैं, या फिर हम चार्ज के बीच में कोई मीडियम फिल कर देते हैं, तो यस चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, बट Q1 और Q2 का इंटरेक्शंस अभी भी वही रहेगा। Q1 के वजह से Q2 पे या Q2 के वजह से Q1 पे जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स अभी भी लगेगा, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है ना। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम मीडियम then the force experienced by the charge is reduced, but the interaction between the Q1 Q2 will remain same, it will not change। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, इस Q2 को
फोर्स कम कैसे फील होगा? तो देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, एक इफ़ेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और इस इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस Q2 पे क्या होगा, इस Q2 पे इस मीडियम के वजह से एक और फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स इस F के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस F के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और उसे हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। जिससे क्या होगा कि ओवरऑल इफेक्ट इस फोर्स का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो Q2 को जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो अब क्या होगा, F में से ये FP निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो Q2 को एक्सपीरियंस होगा फोर्स, वो अब जो एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स वो रिड्यूस हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि Q2 को जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं FM। FM मीन्स फोर्स इन मीडियम। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, देखो क्या होगा, 1/4 पाई, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था ये मॉडिफाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, इसे बोलो इक्वेशन 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर जो ये परमिटिविटी थी ना वो मॉडिफाइड हो गई, और वो मॉडिफाइड क्यों हुई, वो हुई पोलराइजेशन की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है कि जो मीडियम है ना, मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की एक क्वालिटी होती है कि जब भी किसी मीडियम से, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी मीडियम से कोई एक्सटर्नल फील्ड पास होती है तो उस मीडियम में एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाता है, मीडियम में इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो जो इंटरनल फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल इफेक्ट जो एक्सटर्नल फील्ड का है वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान से समझिए, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं इस Q2 के फोर्स की बात करूं, ठीक है, इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करूं, तो देखो Q2 पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, Q1 की वजह से, यानी Q1 की फील्ड की वजह से लगेगा। तो Q1 की जो फील्ड है, Q1 की जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है। दोनों आप निगेटिव कंसीडर करोगे तो भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, तो इसकी फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसकी फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होती है, बाहर जाती है, तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और उसी फील्ड की वजह से इसमें फोर्स लग रहा है F। मीडियम में जब पोलराइजेशन इन्वॉल्व होगा तो मीडियम में इस Q2 के लिए जो फील्ड जनरेट होगी वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी, यानी एक्सटर्नल फील्ड यानी Q1 वाली फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इंटरनल फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी, और इंटरनल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जनरेट होगी तो एक फोर्स उस इंटरनल फील्ड की वजह से लगेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये जो फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन है, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, तो अब आप देखो क्लियर है पूरी बात। यहाँ पर जो इफेक्ट है इस फोर्स का कम हो गया, जिसको हम लोग FM बोल रहे हैं। ओवरऑल फोर्स यहाँ पे अब लग रहा है FM, मतलब फोर्स इन मीडियम। इंटरैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 अभी भी सेम है, यानी F लग रहा है, और ये जो FP है ये नया फोर्स आ गया, और ये नया फोर्स आया है पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, अगर आप बात करोगे इस Q1 की, तो इस Q1 पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। इस Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q2, यानी Q2 की फील्ड लगाएगी, और Q2 भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से Q1 की फील्ड भी बाहर साइड जा रही होगी Q1 के लिए। ठीक है, और जैसे ही बाहर जा रही होगी तो ये हो गई एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन, जिससे इस पर एक फोर्स लग रहा है पहले से, कौन सा, F। ठीक है, फिर मीडियम क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, जिससे एक फोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पर भी सेम इफेक्ट आया, और ये जो फोर्स लग रहा है Q1 को, अब वो घट करके क्या हो गया, FM, यानी पहले दोनों में फोर्स कितना लग रहा था, F, और अब लग रहा है FM, मतलब फोर्स इन मीडियम। ये वाला जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। चलिए अब देखिए एक एक बात ध्यान से देखते रहिएगा, पूरी बात हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, क्या है, परमिटिविटी ऑफ
मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम लोग एक नया टर्म यहाँ पर एक डिराइव करने वाले हैं, नया टर्म इन्वॉल्व करेंगे, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस दोनों रेशियो को हम लोग एक नया टर्म नाम देते हैं इसको एक, और उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, या तो फिर इसको एक नाम और देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ साथ इसको एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतनी बात क्लियर हुई? ओके। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड दे देते हैं आपस में, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको बोलेंगे FM यानी फोर्स इन मीडियम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर F और FM, ठीक है। देखो जैसे ही हम लोग डिवाइड देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जैसे ही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया तो आपको यहाँ पर देख करके क्या पता चलेगा, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड दे दें तो वो उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। जिस मीडियम की परमिटिविटी है ये, उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। क्लियर रखिएगा, किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम लोग फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड देंगे तो उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सेम चीज़। तो यही रेशियो तो हम लोग क्या लिख रहे थे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी की दो डेफिनेशन आ गई, या तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम और टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज प्लेस्ड इन एनी मीडियम, प्लेस्ड इन द वैक्यूम और एयर, टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का दो फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमेशा कंपटीशन में अगर क्वेश्चन बनता है तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ होता है अगर क्वेश्चन कूलम्स लॉ से बने। वो कौन सा एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू FM। यहाँ से क्या आ जाएगा, किसी मीडियम का अगर हमको फोर्स निकालना हो, किसी मीडियम में अगर फोर्स निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर दो चार्ज कहीं वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हैं, अब अगर उसको उठा करके मैंने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, ऐसे मीडियम में रखा जहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, F अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी से, F अपॉन एप्सिलॉन R से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। मान लेते हैं कि ये चार्ज कहाँ पर रखे हुए हैं, वैक्यूम में। अगर इसे हम लोग किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं जहाँ का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दिया है 2, ठीक है। तो अब हमसे अगर पूछा जाएगा तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, FM निकालेंगे। तो FM को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, FM को डायरेक्टली लिख सकते हैं F बाई, इस फॉर्मूले से F बाई एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R यानी कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ से डायरेक्ट F बाई 2 लिख सकते हैं। अगर किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं जहाँ का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 4 है, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम में रखा है जहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो डायरेक्टली यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो हम लोग लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू F बाई 4, ठीक है। एक चीज़ और देखो, इस मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो
डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसमें फोर्स उतना ही कम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि जो फोर्स इन मीडियम है वो उसी मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी किसी मीडियम में जितना ज़्यादा किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें उतना ही कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ बहुत है। जेई मेंस जेई एडवांस में जब भी क्वेश्चन बनेगा कूलम्स लॉ से तो डेफिनेटली वो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ उस क्वेश्चंस में करवाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग ध्यान से, सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखें तो एक बार में ही सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर ध्यान से समझिए, पूरे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लीजिए आपसे फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन पूछ लिया गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, तो फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन कैसे निकलेगा? देखो, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, जैसे मान लेते हैं इस केस में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, तो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स कितना है? Fm, और इस Fm को हम क्या लिख सकते हैं? Fm कैन बी रिटन एज F माइनस Fp। क्या लिखा जा सकता है? F माइनस Fp। ठीक है ना, और ये क्या है? फोर्स इन मीडियम। और फोर्स इन मीडियम कैसे लिख सकते हैं हम लोग? Fm को क्या लिख सकते हैं? F अपॉन उसी मीडियम का रिलेटिव कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे फोर्स, ये तो हम लोग निकाल लेते हैं ना कूलम लॉ से, वैक्यूम में ये निकाल लेंगे, ये हमें मीडियम का दिया रहेगा तो हम लोग फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए पूरी बात मैं एक बार फिर से आपको डिस्कशन रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बाद में ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो या कोई आपकी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक हो जिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली श्योर उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। कूलम्स लॉ, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कूलम्स लॉ को फिनिश कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन देखेंगे और जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जेई नीट से रिलेटेड भी होंगे। तो अगला लेक्चर हमारा देखना मिस ना करें। ठीक है, तो हम लोग फिनिश करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।